नमस्कार। मेरा नाम श्याम है। मैं डीजीएफटी कंसल्टेंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीएचए का काम करता हूँ और शिपिंग एंड लॉजिस्टिक का काम करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेसिक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है और उसमें कितना बड़ा बिजनेस हम स्केल कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल पेमेंट टर्म्स क्या होने चाहिए। आज बस बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, आज बेसिक इन्फॉर्मेशन हम पास ऑन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। देखो क्या है कि एक्सपोर्ट, जैसे सबको पता है कि एक्सपोर्ट मतलब हमें बस एक ही चीज़ नज़र आती है कि हम इंडिया से ओवरसीज मार्केट में क्या एक्सपोर्ट करते हैं, और बाकी उसके अगेंस्ट में हम जो भी इंपोर्ट करते हैं इंडिया में उसको जो भी स्कोप है, एग्रीकल्चर है, नॉन एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, प्लास्टिक है, टेक्सटाइल है, स्कोप काफ़ी है। तो बेसिक है कि आपको एक्सपोर्ट चालू करने में फर्स्ट स्टेप जो लेनी होती है वो क्या स्टेप है। तो बाकी आजकल आप सारा जो यूट्यूब है या गूगल है, सारी जगह आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट। बट आपको एक्सपोर्ट में सक्सेस होने के लिए एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपका जो सर्कल बनाना है आपको। फिर आपका जो ट्रेड कंसल्टेंट हो या आपका शिपिंग एंड लॉजिस्टिक, जिसको आप ग्लोबल सप्लाई चेन पार्टनर बोलो, या आपका जो प्रेजेंस है और जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है या B2B पोर्टल का प्रेजेंस है, ये इम्पोर्टेंट है। आपको पहले वहाँ पे आपको सब जगह अवेलेबल होना है। ये है आपका बेसिक स्टेप। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट चालू करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, पहला है आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कोड बोलते हैं उसको आईसी कोड बोलते हैं। ये डीजीएफटी इशू कराता है, और आप किसी भी कंसल्टेंट या जो भी आपका ट्रेड पार्टनर हो, कंसल्टेंट हो, एडवाइज़र हो, उसके हेल्प से आप ये आईसी निकाल सकते हो। ये तो एक दिन का काम है। तो आईसी हो गया आपका। उसके बाद आपका होना चाहिए कोई भी एक जो प्रमोशनल काउंसिल होता है, ट्रेड प्रमोशनल काउंसिल होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, या आपका अगर एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो अपेडा होता है, स्पाइसेस में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो स्पाइसेस बोर्ड का रजिस्ट्रेशन होता है, या आप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का एक आरसीएमसी होता है। तो उसके बाद में आता है आपका एक जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये हो गए आपके बेसिक डॉक्यूमेंट कंपनी के। उसके बाद आपको एक पोर्ट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसको आप एडी कोड रजिस्ट्रेशन या पोर्ट रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, कोई आईएफएससी कोड रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, कोई आइस गेट रजिस्ट्रेशन बोलता है। बट ये सब एक ही है, उसको कोई अलग अलग टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आपको कोई भी आपका जो शिपिंग पार्टनर है, शिपिंग लॉजिस्टिक सप्लाई चेन पार्टनर है, जिसको सीएचए बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो आपको करा के देगा। उसको 2-3 वर्किंग डेज में लगता है। तो इन शॉर्ट आपको जो आपका ट्रेड रजिस्ट्रेशन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू करने के लिए, बेसिकली ये 3 से 4 वर्किंग डेज में ये आपके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते हैं। तो इसमें कुछ किसी को कोई क्वेश्चन है बेसिक डॉक्यूमेंटेशन में, तो 2 मिनट में बताइए, ताकि उसके अगला स्टेप क्या होना चाहिए ना एक्सपोर्ट बनने के लिए, तो मैं वो टॉपिक चालू करूँ। मैडम किसी को और कुछ मैडम सवाल इसमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स हाउ टू स्टार्ट में? आरसी आरसीएमसी मैंडेटरी है, लेना चाहिए क्या? विदाउट आरसीएमसी काम कर सकते नहीं, आरसीएमसी जो प्रोडक्ट आप कैटेगरी एक्सपोर्ट करते हो उस प्रोडक्ट का कैटेगरी का आरसीएमसी लेना मस्ट है। ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन हो गया। देन उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट सिलेक्शंस है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड के बैकग्राउंड से आ रहे हो। समझो कि आप आपका कोई डोमेस्टिक में कोई बिजनेस है, किसी का टेक्सटाइल हो सकता है, किसी का इंजीनियरिंग हो सकता है, या किसी का एग्रीकल्चर हो सकता है, या किसी का केमिकल्स बिजनेस हो सकता है। अपने अपने जो भी बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड हो वगैरह। तो उस हिसाब से पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद में
आपको जो है कोई भी ट्रेड पोर्टल है, सारे जैसे ट्रेड इंडिया है, या आपका इंडिया मार्ट है, या आपका एक्सपोर्टर इंडिया है, अलीबाबा है, या सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यहाँ पे आपको एक सभी जगह पेड पार्टनरशिप आपको एज अ मार्केटिंग पर्सन आपको स्टार्ट करनी है, ताकि आपका जो एक्सपोर्ट का जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, आपका उसको इंक्वायरी आना चालू हो जाता है। ठीक है। अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है लेकिन आपको एक्सपोर्ट करना है, अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है और आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में आ सकते हो, जहाँ पे आपको हेलो मैडम, am I audible? आवाज आ हाँ रही है? हाँ यस ऑडियो। हाँ। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट का बेसिक नॉलेज नहीं है लेकिन आपको जो ग्लोबल डिमांड है इंडिया की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की, वो अगर कैप्चर करनी है, तो आप फिर इसमें कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। ओनली आपका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी जो होना चाहिए, मिनिमम 15-20 लाख इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी होना चाहिए, तो ही आप इसमें सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हैं। मैंने देखा है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भी आप एक्सपोर्ट्स कर सकते हो, या आप सक्सेसफुल बन सकते हो। लेकिन जहाँ तक हम खड़े हैं शिपिंग एंड लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में, हम देखते हैं कि जो लो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं ये इंडस्ट्री में, वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए आपको इन्वेस्टमेंट लगती है। उसके बाद में आपको फुल कंटेनर करना है कोई भी प्रोडक्ट्स का, एग्रीकल्चर में हो या नॉन एग्रीकल्चर में हो, मिनिमम आपको 15 लाख रुपए का आपको बजट जाता है। और कोई भी बायर जो होते हैं, नए नए बायर आपको एडवांस नहीं देते हैं। उसका एक बेसिक रीजंस होता है कि ना आप एक्सपोर्टर को ना आप इंपोर्टर को जानते हो, ना इंपोर्टर आपको जानता है, ना ही आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसकी मोनोपल्ली है और उसको आप ही से वो प्रोडक्ट लेना है। इसलिए आपको कोई भी इंपोर्टर है वो आपको एडवांस पेमेंट नहीं करता है। और रहा सवाल, अगर कोई बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर भी बोलता है, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर 20-30% लोग बोलते हैं, बट तब तक जो शिपमेंट एग्जीक्यूट करनी होती है उसके लिए तो आपको पूरा फंड आपके हाथ में चाहिए होता है। और उसमें कभी कभी इंपोर्टर्स क्या बाद में करते हैं, आपका जब एक बार शिपमेंट ऑन बोर्ड हो गया ना, तो फिर वो पेमेंट देने के लिए भी एक्सक्यूजेस करते हैं, बोलते हैं नहीं अभी मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा, आप डिलीवर कर दो। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आपका कैपेसिटी है तो ही आप एक्सपोर्ट में एंट्री करो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो मैंने एक सवाल का जवाब दिया, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? मिनिमम आपको 15 से 20 लाख इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, विथ 30% आपका ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होना चाहिए। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड बायर्स एंड पेमेंट मेथड्स। पेमेंट मेथड सर क्या होनी हेलो। चाहिए? हाँ, इसमें सर कुछ एक्सपोर्ट में पेमेंट मेथड जनरली क्या होनी चाहिए? पेमेंट टर्म जनरली क्या होने चाहिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। बट वो पेमेंट डिपेंड करती है कि आप कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हो, वो डिपेंड करता है मैडम। अभी फॉर एग्जांपल हम दो दो कैटेगरी के बिजनेस अलग अलग बात करेंगे, एक होता है एग्रीकल्चर और एक होता है नॉन एग्रीकल्चर। पहले हम नॉन एग्रीकल्चर की बात करते हैं। नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में क्या होता है ना कि प्रोडक्ट खराब होने की रिस्क जीरो होती है। ठीक है। और वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है ना, वो कम्प्लीटली अलग होती है। उसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस होता है, या इम्पोर्टर जो होता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसकी बैंक गारंटी बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट इज 100% सेफ, बट उसमें अगेन बट होता है, वो बस नॉन एग्रीकल्चर में लेटर ऑफ क्रेडिट चलता है।
और अगर आपको लेटर ऑफ क्रेडिट में कोई आपको अगर एक्सपोर्ट की सप्लाई की डिमांड आती है तो सबसे बेस्ट तो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, बट वो हर किसी को मिलता नहीं है ना, हर कोई बायर आपसे लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए एग्री हो सकता है। नॉन एग्रीकल्चर में दूसरा पेमेंट टर्म्स होता है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, जिसको डीपी बोलते हैं। इसमें भी सेम होता है बट इसमें बैंक इन्वॉल्व होती है। नॉन एग्रीकल्चर में कैसा होता है, आप शिपमेंट करो, शिपमेंट होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट आपके बैंक में देना है, आपकी बैंक आपके इंपोर्टर की बैंक को दे देगी, और इंपोर्टर बैंक पहले रिटर्न गारंटी ले लेगी कि आप मैं डॉक्यूमेंट तो दे रही हूँ, लेकिन आपको पेमेंट आपको स्टिपुलेटेड टाइम, फिर वो 10 दिन 15 दिन जो भी म्यूचुअली एग्रीड होता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर का, तो फिर वो एग्रीमेंट मतलब वो साइन, उसको बिल ऑफ ड्राफ्ट बोलते हैं, उस पर साइन लेके फिर उसको डॉक्यूमेंट देती है, तो वो भी सेफ होता है। बट ये सब नॉन एग्रीकल्चर में चलता है। अभी रहा सवाल एग्रीकल्चर का, देखो एग्रीकल्चर में कोई भी लेटर ऑफ क्रेडिट देता नहीं। उसका बेसिक रीजन ये होता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है ओनली कंसर्न टू बैंक डॉक्यूमेंटेशन। अगर डॉक्यूमेंटेशन जो आपके लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स एंड कंडीशन में लिख के है वो अगर डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो बैंक को पेमेंट देना ही देना है। बट एग्रीकल्चर में कैसा होता है कि आपका फॉर एग्जांपल ग्रीन चिल्ली है प्रोडक्ट्स, और आपने कंटेनर में भेजा, फिर कंटेनर जो भी पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स आपने आपकी बैंक को दे दिए, ठीक है, लेकिन कल अगर आपका कंटेनर वहां पे पहुंचते पहुंचते अगर उसके अंदर वो मिर्ची का पानी हो गया तो फिर बैंक वो नहीं देखती। बैंक ओनली क्या देखेगी, आपके डॉक्यूमेंट ओके है, इंपोर्टर की बैंक को पैसे मांगेंगे। इसलिए जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो एग्रीकल्चर बिजनेस में नहीं चलता है। और जैसा भी बोला कि डीपी भी सेम सेम रीजन नहीं चलता है। आप क्वेश्चन पूछो। उसके बाद में जो पेमेंट टर्म से एक है एडवांस पेमेंट, जो कोई नहीं देता नए एक्सपोर्टर को। आइदर आपका प्रोडक्ट्स उसका मोनोपली होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका कोई रिलेटिव होना चाहिए तो ही एडवांस देगा। सेकंड होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एग्रीकल्चर में कोई नहीं देता। नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सर्च करो, जैसे टेक्सटाइल है, केमिकल है, आपका उसके बाद जो ऑडियो का जो मशीनरीज वगैरह इंजीनियरिंग सेक्टर, उसमें एडवांस पेमेंट्स ये सब आता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, जिसको डीपी बोलते हैं, और उसके बाद डीए होता है। डीए का मतलब क्रेडिट होता है, बट वो अगेन बैंक थ्रू रूट्स होते हैं। बट ये सारी टर्मिनोलॉजी जो होती है वो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए चलती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए ये टर्मिनोलॉजी नहीं चलती है। ये इंटरनेशनल के पेमेंट टर्म्स है और उसके इश्यूज मैंने आपको बताए, जो कि ये फैक्ट है। एनी क्वेश्चन ऑन पेमेंट टर्म, पेमेंट सेफ्टी कैसे रखे, उसके ऊपर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बताइए पेमेंट करके कैसे। एनीबडी, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग पेमेंट टर्म्स? एक रियाज मुलानी ने क्वेश्चन पूछा है सर, ऑनियन एक्सपोर्ट में ईसीजीसी का पॉलिसी लेके करना चाहिए क्या? ऑनियन एक्सपोर्ट में ईसीजीसी का पॉलिसी लेके करना चाहिए? हाँ, क्वेश्चन अच्छा है मैडम। अभी मैं उसका एक सवाल अच्छी तरह से देता हूँ 2 मिनट में। देखो ईसीजीसी का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी है, ऐसा समझो, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी है। और अगर आपका इंपोर्टर पेमेंट नहीं दे रहा है तो अगर आपने ईसीजीसी निकाला है तो आप तो 70-80% आपको गवर्नमेंट पेमेंट सेफ्टी आपको कर देती है, वो कर देंगे पेमेंट गवर्नमेंट में। बट अभी एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम ऐसा है कि जो इंपोर्टर्स होते हैं वो उतने बड़े लेवल के इंपोर्टर नहीं होते हैं कि वो बोलते हैं ना कि जिसकी इंपोर्टिंग कंट्री की जो अपनी ऑफिस है ईसीजीसी की, वो उनकी गारंटी ले सके। उतने बड़े ट्रस्टवर्दी इंपोर्टर एग्रीकल्चर बिजनेस में नहीं है। इसलिए कोई भी बायर जो होता है ना ईसीजीसी में, बहुत कम बायर है जो ईसीजीसी में कवर होते हैं, नहीं तो सारे जो इंपोर्टर होते हैं ऐसे टर्म्स पे काम नहीं करते, या ईसीजीसी उनका जो वेरिफिकेशन है वो रिजेक्ट करती है। वेरीफाइड बायर्स नहीं होते हैं एग्रीकल्चर में 90%, 95%।
तो नॉन एग्रीकल्चर में अपन ईसीजीसी के पास जा सकते हैं। यस, फॉर नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आप ईसीजीसी का पॉलिसी कवर कर सकते हैं। उसमें दो तीन पॉलिसी अलग अलग होती है। एक होती है बायर स्पेसिफिक, मतलब आपका एक बायर है, उसको सालों से आपका धंधा चलता आ रहा है या आपको करना है, तो एक बायर का नाम का प्रीमियम भर के रखना है। या आप समझो कि टर्नओवर बेसिस पे पॉलिसी लेना है, समझो आपको 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का टर्नओवर बेसिस, फिर उसके उसके अंदर आप किसी को भी कुछ भी एक्सपोर्ट करो, वो टर्नओवर के अंदर अगर आपका बायर डिफॉल्ट करता है पेमेंट, तो वो कवर कर सकते हैं। या आप शिपमेंट स्पेसिफिक भी कर सकते हो, एक शिपमेंट का एक पॉलिसी। ये नॉन एग्रीकल्चर में आपका अगर इम्पोर्टर वेरीफाइड इम्पोर्टर है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उसका बैंकिंग रिकॉर्ड अच्छा है इम्पोर्टिंग कंट्री में, तो आपको ईसीजीसी में उसका कवर मिल सकता है। एग्रीकल्चर में 99% इसी 90% 10% बड़े बड़े इम्पोर्टर्स होते हैं, वो कवर होते, बट बाकी नॉन एग्रीकल्चर में आप ये कर सकते हो। एनी क्वेश्चन और कुछ पेमेंट टर्म्स के बारे में? ठीक है, तो आप उसके बाद आता है कि नेक्स्ट टॉपिक सर बायर फाइंड। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करूँ मैडम? नेक्स्ट टॉपिक क्या? बायर फाइंड। हाँ नहीं, बायर फाइंडिंग वो हम लास्ट को रखते हैं। उसके पहले गवर्नमेंट के जो सपोर्ट्स होते हैं ना, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम जो भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज, इंसेंटिव्स, आप जो भी नाम दे दो उसको, या रिफंड बोलो, हमें एक्सपोर्ट पे रिफंड मिलते हैं। आप आपके प्रोडक्ट के ऊपर समझो कि 2.5% आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि समझो आपने कोई 10-12 लाख का अगर शिपमेंट किया, एफओबी है ये सब शिपमेंट, फ्रेट छोड़ के होते हैं। एफओबी वैल्यू के ऊपर 2.5%, मतलब समझो कोई अभी प्याज एक्सपोर्ट कर रहा है, समझो उसका सीआईएफ वैल्यू हो रहा है 10 लाख रुपए, तो उसके ऊपर समझो 2% के हिसाब से देखो, समझो कोई बनाना एक्सपोर्ट कर रहा है, बनाना का आज की डेट में समझो फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए प्लस माइनस अगर ये जा रहा है सीआईएफ कॉस्टिंग, तो अराउंड उनको 25-30 हज़ार रुपये पर कंटेनर आपको सब्सिडीज मिलती है। और ये सब्सिडी आपको एक्सपोर्ट होने के बाद में आप अप्लाई कर सकते हो। ये अप्लाई करने के लिए आपको, जैसे हम डीजीएफटी कंसल्टेंट है, ऐसे आप कोई भी कंसल्टेंट से आप अप्लीकेशन कर सकते हो। ये आपका ये गवर्नमेंट एक सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट है ड्यूटी ड्रॉबैक, बट वो बहुत ही नॉमिनल है, 0.15%, तो वो 1000-1500 रुपये पर कंटेनर आता है। तीसरा जो होता है आपका जीएसटी, जो रिबेट बोलो उसको, जो जीएसटी का आपका जितना भी एक शिपिंग लॉजिस्टिक कंपनी का बिल होता है, आजकल की डेट में अगर आप दुबई देखोगे या सऊदी देखोगे, दुबई के कंटेनर में, सऊदी के कंटेनर में कम से कम 30-40 हज़ार रुपये एक कंटेनर के ऊपर जीएसटी आप रिबेट ले सकते हो। क्योंकि एग्रीकल्चर बिजनेस कर रहे हो तो आप कोई एग्रीकल्चर सेल्स नहीं करोगे, तो आपका इनपुट टैक्स ऐसा ही जमा होता है, वो आप रिफंड ले सकते हो। तो ये 3 गवर्नमेंट के सपोर्ट्स है, जो कि आपको अगर आपके टर्नओवर के हिसाब से देखोगे तो अराउंड 3-4% आपको एज अ टर्नओवर के ऊपर सब्सिडी आपको मिल सकती है, अगर टोटल कैलकुलेट जीएसटी हो, ड्यूटी ड्रॉबैक हो या रोड टेप सब्सिडी हो, 3 कैलकुलेट करेंगे तो टर्नओवर के ऊपर आपको 3% प्लस माइनस हो सकता है। ये एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा है। नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में रोड टैप बहुत ही कम है, या किसी किसी में तो है ही नहीं। तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करने का एक फ़ायदा ये है कि आपके टर्नओवर के ऊपर आपको सब्सिडीज 3% प्लस माइनस ऑल टुगेदर मिल सकती है। तो ये हो गया आपका सब्सिडीज का। मैंने आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया, जिसमें आपको एक 5 से 6 दिन में 25-30 हज़ार में आपको पूरा रेडी टू एक्सपोर्ट होते हो। उसके बाद में आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग टूल्स, ये आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो भी सब समझाया। उसके बाद में पेमेंट टर्म्स मैंने कितना है क्या है सब बता दिए। उसके बाद मैंने आपको जो गवर्नमेंट के सपोर्ट्स है उसके बारे में भी समझाया। उसके बाद में और एक चीज़ है कि इसमें जो
डीजीएफटी के रूल्स है, या आपका एक्सपोर्ट हो गया तो पेमेंट आया नहीं आया उसका क्या रूल्स है, ये भी बताना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ही आप कोई शिपमेंट एक्सपोर्ट करते हो ना, विद इन आपको 9 मंथ्स आपको उस शिपमेंट का फॉरेन करेंसी में पेमेंट लेके आना होता है। ठीक है, अगर आपका पेमेंट नहीं आया तो फिर आपकी जो बैंक है वो आपको रिमाइंडर दे देंगी कि भैया इसका पेमेंट आया नहीं है, हमें आरबीआई पूछ रहा है, तो आपको इसका पेमेंट लाना होगा। तो ये मैंडेटरी है। जैसे इंपोर्ट्स में भी कुछ इंपोर्ट्स आपने किया लेकिन आपने उस माल के बदले बाहर गाँव अगर फॉरेन कंट्री को आपने पेमेंट नहीं किया, तो भी ये सेम रिमाइंडर आपको 9 मंथ्स के बाद आने लगेंगे। अगर अगर फिर भी बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी अगर कुछ आप एक्शन नहीं लेते हो, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है एज पर रूल्स, या आपको जस्टिफिकेशन के लिए, क्लेरिफिकेशन के लिए बैंक में बुलाया जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड बायर, जो आजकल किसी के पास इसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं है। तो हो सके उतना मैं अच्छी तरह से जवाब दे दूंगा ताकि आपको मार्केटिंग में ये काम है। देखो, हम जहाँ तक ये इंटरेस्टिंग सवाल है कि बायर कैसे ढूंढे, ये बहुत ही सारी कंपनी का एक नर्व्स होता है। हर कंपनी का एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, चाहे फिर वो रिलायंस हो, टाटा हो, या हमारे जैसी छोटी कंपनी हो, या स्टार्टअप हो। हर कंपनी को मार्केटिंग करनी पड़ती है, तभी जाके आपको बायर मिलते हैं। अभी मार्केटिंग करने के जो टूल्स है, तो पहले तो टूल्स है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स है मैं लास्ट को बताता हूँ। जो ट्रेडिशनल जो है, छोटे से छोटा एक्सपोर्टर या बड़े से बड़ा एक्सपोर्टर जो अपनाता है, वो तरीके में बताता हूँ। पहला तरीका है, आप सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाओ, आपकी मार्केटिंग करो। जैसे आप कोई, फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्सटाइल करते हो, आप टेक्सटाइल के अपने अपने प्रोडक्ट्स के फोटो फेसबुक पे, यूट्यूब पे चैनल बना लो, या इंस्टा पे चैनल बना लो। वहाँ पे आपको प्रेजेंस करना है और आपको बूस्ट करना है। वहाँ पे आपकी जो भी प्रोडक्ट्स ऐड करके उसको बूस्टिंग करना है। आजकल सारी चीज़ें बूस्ट होती है, ये मार्केटिंग का सबसे सटीक तरीका है आज की डेट में। एक हो गया। दूसरा, आपको हर जगह आपके रजिस्ट्रेशन करके रखने हैं। जैसे आपको कोई भी जैसे ट्रेड प्रमोशन, जैसे अपेडा है, एग्रीकल्चर करते हो तो अपेडा है, नॉन एग्रीकल्चर करते हो तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या आपका जो भी प्रोडक्ट का जो भी कंसर्न प्रोडक्ट्स है, जैसे केमिकल है तो केमिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, स्पाइसेस बोर्ड्स है तो स्पाइसेस बोर्ड का प्रमोशन काउंसिल है। इसमें रजिस्ट्रेशन करना है आपको। उनकी वेबसाइट्स के ऊपर जो एग्जीबिशन के जो लीड्स होते हैं वो पब्लिश होते हैं, फिर वो ईमेल्स आईडी और मोबाइल नंबर लेके आपको डायरेक्ट कोल्ड कॉलिंग करना है, और उसके बाद में आपको मूव ऐड होना है उसके साथ में। वो एक तरीका है। उसके बाद में जो हर कंपनी अपनाती है सटीक तरीका, आपको आपके प्रोडक्ट के सैंपल बैग भर के कोई भी एग्जीबिशंस जो होते हैं, दुनिया में हर प्रोडक्ट्स के एग्जीबिशंस होते हैं, फिर चाहे वो एग्रीकल्चर हो या नॉन एग्रीकल्चर हो, हर प्रोडक्ट के साल में हर बड़ी बड़ी कंट्री में एग्जीबिशंस होते हैं। आपके सैंपल्स लेके बैग भर के हर एग्जीबिशन को आपको अटेंड करना है। वहाँ पे आपको डायरेक्ट बायर के साथ कोऑर्डिनेशन मिलता है, और आपके बहुत सारी लीड्स जो बड़ी बड़ी कंपनी क्रैक करती हो एग्जीबिशन थ्रू ही करती है। और जो सबसे आसान कॉमन तरीका है, बट ये नॉन एग्रीकल्चर के लिए नहीं चलता है, एग्रीकल्चर के लिए चलता है, वो है कोई भी कॉन्टैक्ट्स जो सर्कल्स होता है, जो शिपिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। जैसे हम उसको CHA बोलो आप, या लॉजिस्टिक पर्सन बोलो, या कंसल्टेंट बोलो। तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर बिजनेस ऐसा है कि ये कोई सीक्रेसी वाला बिजनेस नहीं है कि हमने आपको बायर बता दिया, सीक्रेसी किसी का डिस्क्लोज किया। ऐसा एग्रीकल्चर में कोई कुछ नहीं होता। अपना इंडिया अराउंड 80 to 90% एक्सपोर्ट जो होता है वो ओनली गल्फ कंट्रीज करता है, जिसमें दुबई UAE है, श्रीलंका है, ओमान है, सऊदी है, कतार है, बहरीन है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है। ये सारी कंट्री में अपना 80 to 90% जो एक्सपोर्ट होता है वो होता है कमीशन बेसिस पे। कमीशन बेसिस का मतलब ये होता है
कि आपका मंडी के रेट में आपका माल जाता है और वहाँ पे जो रेट उस दिन मिलेगा वो रेट आपको मिलता है, और प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट या लॉस हो गया तो लॉस, उस हिसाब से वहाँ के खर्चे कट करके आपको पेमेंट रिटर्न आता है। ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, तो इसमें कोई सीक्रेसी का कोई सवाल नहीं है। तो जो भी आपका सीएचए होगा, लॉजिस्टिक पार्टनर होगा, कंसल्टेंट होगा, उसके रेफरेंस से वो आपको कोई भी इम्पोर्टर रेफर कर सकता है। बट उसके लिए आपकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए, मिनिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये जो तरीके हैं, इसके अलावा कोई कुछ भी बोले हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये है वो है, ऐसा रहता तो वो खुद क्यों नहीं करता है। ये सब मार्केटिंग के, आजकल यूट्यूबर के सब ये बहाने या उनकी मार्केटिंग स्टाइल है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली मार्केटिंग जो मैंने बताई है, यही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, उसके अलावा कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। और बताइए मैडम। बहुत अच्छे से आपने किया इतने ठीक है, एनीथिंग एल्स? कुछ या जो क्वेश्चंस अभी आ रहे हमारे पास अभी पेरिशेबल गुड्स के लिए एयर या सी विच इज द प्रेफरेबल? पेरिसेबल शिपमेंट्स में इट डिपेंड्स ऑन कि आपका इम्पोर्टर क्या इम्पोर्ट करना चाहता है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा कि जैसे अभी मैंगो का सीज़न है, तो जो मैंगो होता है वो बाय एयर जाता है ऑल यूरोपियन कंट्रीज, यूएस, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, ये सारी, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्री को जो मैंगो जाता है वो बाय एयर जाता है। और वो जो सी का ट्रांजिट टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो एयर में जाता है। अगर दुबई की बात की जाए तो दुबई में मैंगो बाई सी जाता है, वो 3-4 दिन में शिप पहुंचती है। सर एक क्वेश्चन है, हम्म। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड, जिसको आईसी बोलते हैं, और सेकंड डॉक्यूमेंट का नाम है अपेडा का आरसीएमसी। एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो या नॉन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो सर आप? हेलो। सर बोथ। हाँ, तो बोथ सर। पहले तो आपको आपका करंट अकाउंट ओपन करना है, एक चीज़। सेकंड चीज़, आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर। थर्ड चीज़, आपको कोई भी एक प्रोडक्ट का, जो आपका जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट रहेगा उसका मेंबरशिप लेना है। एग्रीकल्चर हो तो अपेडा है, नॉन एग्रीकल्चर या आपको कोई भी प्रोडक्ट का एक ही चाहिए तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन करना है। वो सारे प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद में आपको एक पोर्ट का रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें 2 दिन लगते हैं, जिसको एडी कोड रजिस्ट्रेशन बोलते हैं या आईएफएससी बोलते हैं या कोई आइस गेट रजिस्ट्रेशन बोलता है। बट प्रॉपरली उसको एडी कोड रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। ये 2-3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हर कंपनी का अपना अपना पैन, आधार, ये तो वो सब होता ही है, केवाईसी। थैंक यू सर। राम सर पूछ रहे कि अपेडा आरसीएमसी और फसाई का कॉस्टिंग क्या आएगा? अपेडा का देखो, गवर्नमेंट का फीस 6000 है, और फूड लाइसेंस का 1 साल का फीस 7500 रुपये गवर्नमेंट की फीस है। बाकी फिर आपका कंसल्टेंट ऊपर से जैसे डिपेंड करता है कि आप किसके साथ काम कर रहे हो, क्या कर रहे हैं। बट ऑल टुगेदर अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर करनी है एज अ स्टार्टर, फिर वो अपेडा हो या फूड लाइसेंस हो, कोई भी, मोर इट्स नॉट मोर देन 30,000 एज अ बेसिक कॉस्ट, रेडी टू एक्सपोर्ट कंपनी। एनीथिंग? अच्छा, सर पूछ रहे हैं यूएई का 30 टन गुड का 40 फीट कंटेनर का शिपिंग कॉस्ट क्या है? सर आप जो है आपके सीएचए से आप कंसल्ट करिए या फिर शाम सर को आप बाद में कांटेक्ट करिए, वो आपको अच्छे से इसका क्या सवाल है? वो पूछ रहे हैं यूएई का 30 टन गुड का 40 फीट कंटेनर का शिपिंग कॉस्ट क्या है? नहीं, गुड्स क्या है उसके ऊपर डिपेंड है। गुड्स अगर एग्रीकल्चर ओनियन है गुड्स, तो अराउंड 730 lakhs है। और अगर नॉन, जैसे कि कोकोनट है या कोकोनट है, तो उसका अराउंड 4 लाख है। अगर आपका सूरन है तो अराउंड 3 lakhs रुपीज़ है। डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट्स क्या है। और किसी के
और कुछ क्वेश्चंस मैडम? श्याम सर, थैंक यू फॉर टुडेज वेबिनार। आज आपने काफ़ी आसान चीज़ों में ये डिफिकल्ट टर्म्स को आपने एक्सप्लेन किया एंड हमारे जो मेंबर है नमस्ते गाइड किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाकी आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें आप कुछ सब लोग कमेंट्स आ रहे हैं शेयर। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि एग्रीकल्चर में शेयरिंग नहीं होता है। समझो कि आपको नॉन एग्रीकल्चर में कैसा है, आपको 1 टन माल भेजना है, 2 टन माल भेजना है, तो उसका कंसोलिडेशन आप कर सकते हो। बट एग्रीकल्चर में कंसोलिडेशन नहीं होता है, शेयरिंग कार्गो नहीं होती है। एग्रीकल्चर में एक कंटेनर में एक ही एक्सपोर्टर अपना माल भेज सकता है, दूसरा एक्सपोर्टर अपना माल नहीं भेज सकता है। एलसीएल नहीं कर सकते, लेस देन कंटेनर लोड। पार्टनरशिप में कंटेनर निकाल सकते हो। एग्रीकल्चर में नहीं कर सकते हो। उसके रीजंस ऐसे होते हैं कि हर प्रोडक्ट का टेम्परेचर अलग होता है, और एक आईसी में कस्टम ये सब ऑनविल क्लियरेंस होते हैं। तो ऑनविल क्लियरेंस कोई भी एक ही एक्सपोर्ट कंपनी के नाम का कस्टम क्लियरेंस अलाउड होता है, 2 का नहीं होता है। ऑनियन की अभी कौन से कंट्री में डिमांड है? ओनियन अपना देखो, अभी हम 2 मिनट एग्रीकल्चर का अगर रेशो देखेंगे ना, तो मैं आपको प्रोडक्ट्स और कंट्री बताता हूँ। ओनियन अपना इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है दुबई को, ठीक है। और दुबई से वहाँ पे जो भी कंट्रीज नियर बाय, कतार है, ओमान है, बाय रोड भी जाता है वहाँ से। वो तो ओवरनाइट का जर्नी है, वहाँ से जाता है। फिर सेकंड कंट्री श्रीलंका है, उसके बाद में मलेशिया है, उसके बाद में आपका ओमान है। ये कंट्री अपना लीडिंग इंपोर्टिंग कंट्री है ओनियन का। इंडोनेशिया को भी जाता है, बट वहाँ पे जो रेगुलेशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, इसलिए उसमें छोटे प्लेयर काम नहीं करते। जो 10 कंटेनर 20 कंटेनर करते हैं,